दोस्तों, मैं नील आज आपको कहानी सुनाऊंगा भटकती आत्मा की। कराची के गली मोहल्लों में पिछले काफ़ी समय से नीली साड़ी वाली एक मर्द लड़की की भटकती आत्मा के किस्से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहे थे। कुछ साल पहले ताहिरा नामक एक लड़की एक दुर्घटना में मौत का शिकार हो गई थी, लेकिन उसकी हर बरसी के बाद पुलिस को यह रिपोर्ट मिली कि किसी नीली साड़ी वाली लड़की ने अमुक स्थान पर रात में किसी मोटर कार को रास्ते में रोका और उसके चालक के पास की जगह पर लिफ्ट देने की याचना की। उस लड़की से मुलाकात के एक दो दिन ही बाद ही वह कार चालक स्वयं भी किसी न किसी हादसे का शिकार होकर मौत के मुंह में चला गया। नीली साड़ी वाली इस रहस्यमय लड़की का पहला शिकार कराची का एक उद्योगपति हुआ। वह उद्योगपति आधी रात के बाद एक नाइट क्लब से निकलकर कार से अपने घर जा रहा था कि रास्ते में उसे एक नीली साड़ी वाली लड़की ने रोका। कार रुकी तो लड़की ने कहा, अगर आपको तकलीफ़ ना हो तो आप मुझे घर तक छोड़ दीजिए। उद्योगपति इसके लिए राज़ी हो गया, लेकिन जब उसने अपनी गाड़ी उस लड़की के बताए हुए मोहल्ले में रोकी तो उसने पाया कि लड़की कार से गायब थी। उस नौजवान ने यह अनोखी घटना अपने कई मित्रों को भी सुनाई। घटना के 3-4 दिन बाद एक कार दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना के कुछ दिन बाद ही एक मैकेनिक तथाकथित प्रेत छाया का शिकार हो गया। रात के समय वह मैकेनिक कारखाने से अपना काम निपटाकर स्कूटर से अपने घर वापस लौट रहा था। रास्ते में उसे एक नीली साड़ी वाली लड़की ने रोका और उससे प्रार्थना की कि वह उसे पास की एक इमारत तक पहुंचा दे। बताया जाता है कि मैकेनिक पहले तो कुछ झिझका, लेकिन तभी उसकी निगाह लड़की गर्दन के आसपास के कुछ जख्मों पर पड़ी तो उसका हृदय पसीज उठा। रास्ते पर लड़की पूरी तरह मौन रही। स्कूटर के रुकने पर वह चुपचाप उससे उतर पड़ी। अभी मैकेनिक ने आगे बढ़ने के लिए अपना स्कूटर मोड़ा भी नहीं था कि वह पूरी तरह अदृश्य हो चुकी थी। आप पूछेंगे मैकेनिक का क्या हुआ? वह 2-4 दिन बाद ही अपने कुछ दोस्तों के साथ समुद्र में नहाने के लिए निकला और वहाँ पानी में डूबने से उसकी मृत्यु हो गई। मैकेनिक के बाद एक पुलिस अधिकारी की बारी आई। तस्करी नियंत्रण विभाग का यह वरिष्ठ अधिकारी एक रात कार से अपने घर वापस लौट रहा था। उसने देखा कि नीली साड़ी पहने एक लड़की उसे रुकने का इशारा कर रही थी। उसने अपनी गाड़ी रोक दी। उसे शक हुआ कि वह लड़की अपराधियों के किसी गिरोह से जुड़ी हुई है। लड़की ने उसे बताया कि वह एक दुर्घटना में जख्मी हो गई है और जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंचना चाहती है। पुलिस अधिकारियों को उसकी गर्दन पर हुए जख्म दिखाए। आखिर वो उसे घर तक लिफ्ट देने के लिए राजी हो गया। उसकी गाड़ी एक बंगले के सामने पहुंची। लड़की ने उसे वहीं रुकने का इशारा किया। लड़की के अंदर जाने पर अधिकारी ने एहतियातन उस बंगले का नंबर नोट कर लिया, फिर कार अपने गंतव्य की ओर मोड़ लिया। दूसरे दिन उस लड़की के बारे में आवश्यक जानकारी लेने जब अधिकारी उस बंगले पर पहुंचा तो वहाँ रहने वाले एक वृद्ध सज्जन ने कहा कि संदिग्ध लड़की का हुलिया बिल्कुल उसकी अपनी बेटी ताहिरा जैसा है। उसने बताया कि बरसों पहले एक दिन ताहिरा अपने भाई के साथ सैर करने के लिए निकली थी। आधी रात के बाद जब वह वापस लौट रहे थे तभी उसकी कार एक बिजली के खंभे से जा टकराई। लड़का तो बच गया, लेकिन ताहिरा ने दम तोड़ दिया। लेकिन बूढ़े पिता की ये कहानी सुनने के बाद पुलिस अधिकारी पर क्या बीती। 3-4 दिन बाद ही तस्करों के गिरोह को पकड़ने की कोशिश करते हुए वह गोलियों का शिकार हो गया। मृत आत्मा द्वारा अपने भवन की रक्षा करना। इंग्लैंड के लिस्टेशर शायर नामक स्थान के बोसवर्थ नामक भवन में पिछले 3 वर्षों से उस घर की मालकिन की प्रेत आत्मा भटक रही है। वैसे यह प्रेत आत्मा अन्य भूत प्रेतों की भांति रात्रि में ही भवन में इधर से उधर मंडराया करती है। यह प्रेत आत्मा बच्चों को हमेशा उपहार प्रदान किया करती है। जब बच्चे घरों में सो रहे होते हैं तो चुपचाप उनके पास पहुंचती है और बगल में उपहार के पैकेट रखकर गायब हो जाती है। जब बच्चों को अपने आप उपहार मिलने लगे तो ये चर्चा जंगल में आग की भांति सब जगह फैल गई। पता चला कि एक प्रेत आत्मा ही बच्चों को उपहार बांटती है। बोसवर्थ नामक विशाल भवन को सर डिसोडे ने बनवाया था। उनकी उम्र 24-25 वर्ष के करीब थी। एक दिन उन्हें क्लब की युवती से प्रेम हो गया। उसे उन्होंने बिना शादी के अपने घर में रख लिया। कुछ दिन तो मौज मस्ती से गुजरे, लेकिन एक रात्रि को सर डिसोडियो की भवन में छत से गिरने से मृत्यु हो गई।
अब डिसोडियो की कुंवारी पत्नी को एक विशाल भवन की देखरेख करनी पड़ी। रात्रि में बिस्तर पर करवट बदलती उसे डिसोडियो की याद सताया करती। उसकी आंखों में आंसू भर आते। वह आंसू भरी आंखें लेकर बरामदे में लगी डिसोडियो की आदमकद तस्वीर के पास जाती और एक ही बात कहती, काश मेरी गोद तो बढ़ दी होती, मैं बच्चों के सहारे अपनी ज़िंदगी काट लेती। बच्चों को देखकर वह आपे से बाहर हो जाया करती। अब डियोस ने कहा, यदि तुम्हें बच्चों से इतना ही प्यार है तो तुम उन्हें उपहार देना शुरू कर दो। हाँ, यह उपहार मैं तुम्हें अपनी जादुई शक्ति से लाकर दे दिया करूँगा। सुनकर वह प्रसन्न हुई। उसी दिन से बच्चों के बीच रात्रि में उपहार बांटने लगी। वैसे डिसोडियो की प्रेत बनी इस कुंवारी पत्नी का नाम मारिया था। मारिया इंग्लैंड क्लब की सुंदरी भी रह चुकी थी। मारिया की मृत्यु हुए 3 सदियाँ बीत गई है, लेकिन अभी भी वह प्रेत योनि में ही है। वह खंडर अवस्था में खड़े अपने भवन की रक्षा किया करती है और रात्रि में बच्चों के बीच जाकर उपहार बांटा करती है। इंग्लैंड में लोगों की धारणा है कि उपहार प्रदान करने वाली प्रेत आत्मा किसी को सताती नहीं बल्कि गरीबों का दुखड़ा दूर करती है। तांत्रिक महिला। संयुक्त राज्य अमेरिका के जॉर्जिया नामक प्रांत के प्राचीन अभिलेखों में से एक तांत्रिक वृद्धा का उल्लेख मिलता है जो इस क्षेत्र में सिर्फ 4 महीने ठहरी। इतने दिनों में वह आफत करके रख गई। यह घटना सन 1853 की है। 13 नवंबर को एक बुढ़िया अपनी 4 बिल्लियों के साथ न जाने कहां से आई और फोर्ट वेनिंग क्षेत्र के टेलर पार्क के समीप एक फूटे खंडर में डेरा डालकर रहने लगी। उस तांत्रिक बुढ़िया को कितनों ने देखा, मगर यही समझा कि कोई भिखारिन या कोई पागल वृद्धा कहीं से आकर ठहर गई है। अतः किसी ने भी इसकी ओर ध्यान नहीं दिया। जब वह विशिष्ट समझी जाने वाली बुढ़िया ने पूछा गया तो उसे अपना नाम डांस डंकन बतलाया। बुढ़िया अपनी को कुमारी बतलाती थी। बुढ़िया के बाल श्वेत और शरीर अस्थियों का ढांचा मात्र था। इस विशिष्ट सी प्रतीत होने वाली बुढ़िया ने जिस दिन से इस खंडर में डेरा डाला उस दिन से पार्क के पक्षियों ने चहचहाना बंद कर दिया। वे गुमसुम घोंसले में शाम को पहुंचते और उसी खामोशी के साथ बिना पत्ता भी कड़कड़ाए सवेरा होते ही भाग खड़े होते। दिन भर उस क्षेत्र में कोई भी पक्षी दिखलाई नहीं पड़ता। एक सप्ताह भी नहीं बीता कि उस उपवन में धुंध छाई रहने लगी। वह धुंध भी कुछ अजीब थी। उस दिन में ना तो कोहरे जैसी नमी थी न धुएं जैसी घुटन। लगता था अंधेरा ही हल्की बदली शक्ल में इस इलाके पर छा गया है। उस वक्त हर चीज़ धुंधली दिखलाई पड़ती। आंखों में बहुत खराबा आ गया। जिस प्रकार से हर वस्तु धुंधली दिखाई पड़ती है ठीक वैसा ही धुंधला इस पर गिरने लगा। इस ओर से निकलने वालों ने किसी अज्ञात भय से इधर से आना जाना बिल्कुल बंद कर दिया। जिन्हें जरूरी काम से इधर आना जाना पड़ता था उन्होंने एक दिन देखा कि वही बुढ़िया उस धुंध के ऊपर अदर में चल दी और बिल्लियाँ उसके साथ है। अदर में चलना विचित्र बात थी। उस घटना को सैकड़ों लोगों ने देखा। घटना क्या देख ही सभी सख्ते की हालत में आ गए। ये सिलसिला कई दिन तक चला। नियत समय पर दर्शकों की भीड़ इकट्ठी हो जाती। इसके बाद वह बुढ़िया भी गायब होगी। वह धुंध भी छट गई। लोगों का अनुमान था कि वह कोई तांत्रिक क्रिया जानने वाली महिला थी। चर्चा का विषय सदैव यह रहता कि तांत्रिक बुढ़िया का डेरा उसी खंडन में वही रात गुप्त प्रकट होती और डेरा डाले रहती है। हुआ यह कि लोगों ने उस खंडर को नष्ट कर डालने की ठानी और समूह बनाकर फावड़ा लेकर वहाँ पहुँचे। समूह भी खंडर तक पहुँचने भी नहीं पाया कि एक भयंकर चक्रवात उस क्षेत्र में अचानक प्रकट हुआ जिसने उन सभी को उछालकर पटक दिया। लोगों की खासी चोटें आई। पेड़ उखड़ गए, झोंपड़े उजड़ गए। यहाँ पर आश्चर्य इस बात का था कि वह तूफान खंडर व खंडर उजाड़ने वाले लोगों के इर्द गिर्द ही घुमड़ता रहा। 15 मिनट तक उन्हें त्रास देने के उपरांत स्वयं ही समाप्त हो गया। लगातार 4 महीने तक ये उथल पुथल बराबर चलती रही। बाद में अपने आप ही उस बुढ़िया और उसके हलचलों का ना जाने का पलायन हो गया। लोगों का वह बुढ़िया जीवितों की तरह दिखलाई देती परंतु वास्तव में वह थी अद्भुत प्रेत आत्मा। जानकर उसे मरण से पूर्व तांत्रिक क्रियाओं से आजीविका कमाने और सदा षड्यंत्रों में संलग्न रहने वाली प्रकृति को बतलाते थे। मरने के बाद भी वह डरावने नाटक रचती रहती थी। रूहाना और नरबली। यह घटना कहानियों में पड़ी तिलिस्मी जैसी लगती है लेकिन पूर्ण रूप से सत्य है। अफ्रीकी महाद्वीप में कांगो नामक एक देश है। युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों की नीति के अनुसार कांगो को बेल्जियम से आज़ादी प्राप्त हुई।
किंतु खोजे गए गोरों ने वहाँ कटंगा नामक प्रांत को अलग करके गृह युद्ध की स्थिति पैदा कर दी। यहाँ वहाँ के तत्कालीन प्रधानमंत्री पैट्रिक लुम्बा, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव डाग हैमरशोल्ड को भी अपने प्राण गंवाने पड़े। गृह युद्ध को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी सेनाएं और एक प्रतिनिधि मंडल भेजा। प्रतिनिधि मंडल के नेता थे कैप्टन नेल्सन बोहेमन। नेल्सन को अपनी यात्रा के दौरान कांगो के घने और भयंकर जंगलों के बीच से गुजरना पड़ा। संयोगवश वे एक स्थान पर वे बाकाटू लोगों के नरबक्षी कबीले की चपेट में आ गए। नेल्स का अपहरण करके उस स्थान पर पहुंचा दिया जहां बाकाटू कबीले के लोग नरबली चढ़ाने के लिए उत्सव मनाया करते थे। 50 बाकाटू लोग उन्हें घेर कर खड़े थे। वो लोग शराब के नशे में मदहोश होकर झूमने लगे। नेल्सन ने अनुमान लगा लिया कि अब उसका अंत निकट आ गया। वे काल के गाल में जाने वाले। बाकाटू कबीले के लोगों ने बुरी तरह से बांध दिया। अपने बचाव का अब कोई मार्ग नहीं सूझ रहा था क्योंकि उनके सुरक्षा अधिकारी पीछे छूट चुके थे। तभी वह एक गौरवर्ण नवयुवती को उन्होंने झूमते हुए देखा। उन्हें तब और भी आश्चर्य हुआ जब उन्होंने देखा कि उन हथियारों का सूत्र संचालन करने वाली देवी काले लोगों में से नहीं बल्कि एक यूरोपियन नवयुवती है। उसका नाम था रुआना। नल्स बोहेमन ने सास बोटरा देवी रुआना से बातचीत करने का सलीका बिठाया। जैसे तैसे देवी रुआना कप्तान साहब से बातचीत करने के लिए सहमत हुई। उसके प्रश्नों का उत्तर देते हुए बताया, मैं अभी तक कुंवारी हूँ, मेरा नाम जंगली है और मैं फ्रेंच हूँ। मेरा असली फ्रेंच नाम जाने टू फ्रेवे है। उसने बताया, लगभग 14 वर्ष की थी तब मैं अपने माता पिता के साथ कांगो की सैर के लिए आई थी। हम सभी लोग एक नाव में बैठे हुए थे। कांगो नदी की सैर के दौरान नाव के उलट जाने के बाद माता पिता दोनों नदी में डूब गए और मैं बेहोशी की अवस्था में नदी के तट पर पड़ी थी। संयोगवश अनेकों काले सांप मेरे शरीर पर लिपट गए। तभी वहाँ पर बाकाटू कबीले के लोग आ पहुँचे। मेरे सांपों से लिपटे हुए तथा मेरे गौरवर्ण और साहसी समझे जनगण उन्होंने मुझे अपनी देवी मान लिया। सांपों को इन लोगों ने अपने तरीके से मेरे शरीर से अलग कर दिया और मैं बच गई। इस कबीले की गरिमा युक्त देवी भी बन गई। मैं इन लोगों की देवी तो बन गई किंतु मुझे अपने की इच्छा के विरुद्ध इन्हीं के रीति रिवाज अपनाने पड़े क्योंकि जान बचाने का कोई तरीका नहीं था। मैं भाग भी नहीं सकती थी। मैंने भागने के काफ़ी प्रयत्न भी किए। शुरू में तो लोगों के कृत्यों से काफ़ी घबराहट होती थी किंतु वातावरण को समझकर मैं नर बलियों की अभ्यस्त हो गई। मैं अब तक मेरे सामने कोई नर बलि के लिए ला जाता तो मुझे बड़ा ही आनंद आता है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मनुष्य का जीवन बेशकीमती होता है किंतु मैं उसे टाल नहीं सकती। मुझे नर बलि प्रथा एक अत्यंत हृदयस्पर्शी और मनोरंजन से पूर्ण लगती है। अब मैं कहीं भी नहीं जाना चाहती। मुझे अपनी स्थिति में कोई घबराहट नहीं है। कैप्टन बोहेमन ने देवी रुआना की बातों से बड़ा आश्चर्य हुआ। साथ उन्हें से लगा कि शायद देवी रुआना उसे सभ्य गौरवर्ण खोने का तथा राष्ट्र संघ का प्रेक्षक होने के कारण बख्श देगी और वे उसे प्राणों की भिक्षा मांग सकेंगे। कैप्टन ने अनेक प्रयासों किए देवी रुआना से प्राणों की भिक्षा मांगने किंतु उसके सारे प्रयास असफल हो गए। रुआना नरबली के पिशाच सरदार को अपनी आज्ञा सुना चुकी थी। रुआना के मन में गोरे सभ्य व्यक्ति के प्रति जरा भी दया मोह जैसा कोई अंकुर तक न फूटा क्योंकि उसका मन पूर्णतः जंगली और बर्बद बन चुका था। अब कप्तान ने मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए अपना अंतिम प्रयास किया। वे किसी प्रकार अपनी पिस्तौल संभालने में सफल हो गए। उन्होंने रुआना की ओर अपनी पिस्तौल से गोली चलाई और उसे मार डाला। वहाँ लोगों में हलचल मच गई और वे भाग खड़े हुए। इस प्रकार फ्रेंच सुंदरी रुआना के काल जाल में कप्तान बोहेमन को मुक्ति मिल गई। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप मुझे अपनी कहानी भेजना चाहते हैं तो मुझे अपने इंस्टाग्राम आईडी पर भेज सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम आईडी है अनिल सारस्वत 2021। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप लोग जहाँ भी रहें सुखी रहें।